हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केवीएस, नेट, जेआरएफ आदि एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। वैद ही वनवास के लेखक हैं। ऑप्शन में है मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी। तो राइट आंसर क्या होगा कि वैद ही वनवास के लेखक हैं। तो कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने वैद ही वनवास लिखा हुआ है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता हैं। तो ऑप्शन में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, माखन लाल चतुर्वेदी या फिर केशव दास। तो राइट आंसर क्या होगा कि खड़ी बोली में जो प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, उसके रचयिता कौन है? तो वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो कौन सा महाकाव्य है? कामायनी है या रामचरितमानस है, साकेत है या प्रिय प्रवास है। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। अच्छा, प्रिय प्रवास किसने लिखा था? अभी बताया था अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से किसी खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है? तो ऑप्शन में है साकेत, प्रिय प्रवास, लोकायतन, कामायनी। तो हिंदी का जो पहला महाकाव्य माना जाता है खड़ी बोली का, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा कि खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास जी को। किसे? प्रिय प्रवास। कौन सा है महाकाव्य? प्रिय प्रवास। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की नहीं है? अब क्या बताना हमें? जो हरिओध जी ने नहीं लिखी है, अयोध्या सिंह जी ने जो नहीं लिखी रचना, वो हमें बतानी है। तो ऑप्शन में है विचित्र विवाह, वैदेही वनवास, चौखे चौपदे, चुभते चौपदे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विचित्र विवाह। क्या है? विचित्र विवाह। विचित्र विवाह हरिओध जी का नहीं है। और जबकि वैदेही वनवास, चौखे चौपदे, चुभते चौपदे, तो ये तीनों किसके हैं? हरिओध जी के हैं। लेकिन जो विचित्र विवाह है वो इनका नहीं है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी जब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियों का संबंध है। अब हमें संबंध बताना, ये किससे है? आंसू से है या परिवर्तन से है या प्रिय प्रवास से या किसान से है। तो ये जो पंक्तियां हैं वो किस में दी गई हैं? ये जो पंक्तियां हैं वो दी गई हैं प्रिय प्रवास में। किस में दी गई हैं? प्रिय प्रवास में। और प्रिय प्रवास क्या है? हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, ठीक है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय इसके रचनाकार हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की कृति प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है, वह है। अच्छा, तो राधा का रूप इसमें क्या बताया है उपाध्याय जी ने? तो वो इसमें बताना है। तो देखो ऑप्शन में विरहिणी नायिका का या फिर प्रेयसी का या समाज सेविका का या ग्रामीण बाला का।
तो इसमें जो प्रिय प्रवास में दिया गया राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप दिखाया गया है, तो वो क्या दिखाया गया है? समाज सेविका का रूप दिखाया गया है। किसका है? समाज सेविका का। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। द्विवेदी युग की कविता है, तो द्विवेदी युग की कविता कौन सी है इसमें से, वो बताना है। ऑप्शन में है उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक, बी है प्रकृति चित्रात्मक, सी है नव जागरण परक, या फिर नारी चेतनात्मक। तो राइट आंसर क्या होगा? द्विवेदी युग की कविता है तो वो है उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा गया है कि सामान्यतः द्विवेदी युगीन काव्य को नीरस, इतिवृत्तात्मक और उपदेशात्मक कहा जाता है। ठीक है, तो उसी के अनुसार यहाँ पे हम ऑप्शन को राइट टिक करेंगे कि द्विवेदी युग की कविता है कैसी है? उपदेशात्मक है एवं इतिवृत्तात्मक भी है। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की विशेषता है? तो आपको पता ही है, अभी हम बात कर रहे थे। तो ऑप्शन में क्या है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, छायावादी युग। तो कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, द्विवेदी युग की बात चल रही है। तो इतिवृत्तात्मक किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? तो वो है द्विवेदी युग की। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? अब क्या हमें बताना है कि कौन सी द्विवेदी युग की जो प्रवृत्तियां हैं उसमें से प्रमुख नहीं है, वो हमें चूज करना है इसमें से। तो देखो ऑप्शन में गद्यात्मकता, काव्यात्मकता, सी है वैचारिकता और डी है इतिवृत्तात्मकता। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें से बी जो है काव्यात्मकता, ये नहीं है। ठीक है, तो यही क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा। क्या होगा? काव्यात्मकता राइट आंसर होगा। काव्यात्मकता द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है, जबकि शेष जो है गद्यात्मकता है, वैचारिकता है, इतिवृत्तात्मकता है, ये सभी द्विवेदी युगीन की युग की प्रवृत्ति की प्रमुखता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन में है महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो राइट आंसर क्या होगा कि मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि कौन से हैं? तो वो है मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। यानी कि मैथिली शरण गुप्त को का जो उपनाम है उसे मधुप भी कहा जाता है। हाँ? तो मधुप जो उपनाम है वो किसका है? मैथिली शरण गुप्त जी का है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। वे धर्म में विशिष्ट द्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा है? तो किसने कहा ये वाला कथन? तो ऑप्शन में है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, या फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, या डॉक्टर बच्चन सिंह, या फिर डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। तो ये जो कथन है कि वे धर्म में विशिष्ट द्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं, तो ये कहा है किसने? डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने। किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह जी का कथन है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ये क्वेश्चन कब आया है? टीजीटी 2013 में आया है और ये बहुत बार पूछा जाता है कि भारत भारती का प्रकाशन कौन सा वर्ष है। तो देखो ऑप्शन में 1912, 1914, 1916, 1918। तो भारत भारती का प्रकाशन जो है वो कब हुआ था? 1912 में। किस में हुआ था? 1912 में। तो ए ऑप्शन इसका
राइट आंसर होगा। 1912 में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती का प्रकाशन हुआ, जो 3 खंडों में विभाजित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। चिरगांव झांसी किस कवि का जन्म स्थान है? तो ये हमें बताना है कि कौन सा जो कवि है वो झांसी में पैदा हुआ है, चिरगांव में। तो ऑप्शन में है राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, बाल कृष्ण शर्मा नवीन या फिर राम कुमार वर्मा। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि चिरगांव झांसी में जो पैदा हुए हैं वो कौन हुए हैं? मैथिली शरण गुप्त जी। कौन पैदा हुए हैं? मैथिली शरण गुप्त जी, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? तो ऑप्शन में है दैन्य भावना, राष्ट्रीय भावना, प्रेम भावना, भक्ति भावना। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? तो वो है राष्ट्रीय भावना। क्या होगा? राष्ट्रीय भावना, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ? तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, तो देखते हैं इसमें 1910 में, 1911 में या फिर 1912 में या 1915 में। तो क्या राइट आंसर होगा? भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। राजपूत आन की कथा है। तो राजपूत आन की कथा है, क्या है ऑप्शन में? सिद्धराज, रंग में भंग, पंचवटी, साकेत। तो राजपूत आन की कथा है किसमें दी गई है? तो ये दी गई है रंग में भंग में। किसमें? रंग में भंग, इसमें दी गई है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। राजपूत आन की कथा किसमें दी गई है? रंग में भंग जो है तो उसमें दी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? तो ऑप्शन में है माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा कुमारी चौहान या फिर सुमित्रा नंदन पंत जी का। तो राइट आंसर क्या होगा? चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? तो वो है मैथिली शरण गुप्त जी का। किसका है? मैथिली शरण गुप्त जी का। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। किसान के रचनाकार हैं। अब किसान जो है वो किसने लिखा है? कौन है इसके लेखक? तो ऑप्शन में है मैथिली शरण गुप्त, निराला, हरिओध प्रसाद। तो राइट आंसर क्या होगा? किसान के रचनाकार हैं तो मैथिली शरण गुप्त किसान की रचनाकार है। किसने लिखा है किसान? तो ये लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता हैं। तो ये किसने लिखा है? रंग में भंग नामक काव्य कृति के कौन रचयिता है? ऑप्शन में है भिखारी दास, मलूक दास, मैथिली शरण गुप्त या फिर तुलसीदास। तो राइट आंसर क्या होगा कि रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता हैं तो वो है मैथिली शरण गुप्त जी। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है। तो जो नहीं है वो हमें बतानी है। तो ऑप्शन में है सिद्धिराज, जय भारत, हिंडिबा, कृषक क्रंदन। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है, तो वो कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कृषक क्रंदन, ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है। जबकि और हैं ये सभी तीनों, वो किसकी रचनाएं हैं? मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? अब इसमें भी हमें यही बताना है कि कौन सी रचना जो है वो मैथिली शरण जी की नहीं है। तो ऑप्शन में है पंचवटी, रेणुका, यशोधरा, साकेत। तो इसमें से मैथिली शरण गुप्त जी की जो नहीं है तो वो नहीं है रेणुका। कौन सी है? रेणुका नहीं, यानी कि बी ऑप्शन इसका
राइट आंसर होगा। ये जो मैथिली शरण जी की जो पुस्तकें हैं या काव्य रचना है या ग्रंथ लिखा हुआ है, तो वो आप सब लोग लर्न कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक एक उन पे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 95। इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। अब इसमें से भी हमें बताना है कि मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नहीं है। तो ऑप्शन में देखो, भारत भारती, जयद्रथ वध और प्रेम पथिक, यशोधरा। तो इसमें से कौन सी नहीं है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना? तो इसमें से प्रेम पथिक नहीं है। कौन सी? प्रेम पथिक नहीं है। जो प्रेम पथिक है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की। जबकि बाकी जो हैं वो सभी मैथिली शरण जी की हैं। तो भारत भारती हुई, जयद्रथ का वध हुआ है ना, यशोधरा, या फिर इसमें पंचवटी हुई, साकेत हुआ, ये सारे जो हैं वो किसके? मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है? अब क्या बताना है हमें कि जो महाभारत से संबंधित नहीं है वो हमें बतानी है। तो इसमें देखो, वन वैभव है, शक्ति, वक संहार और है सैरंध्री। तो इसमें जो राइट आंसर होगा कि मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है, तो वो शक्ति नहीं है। कौन सी? शक्ति नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसमें। अच्छा, वन वैभव हुआ, वक संहार हुआ या सैरंध्री काव्य का आधार मैथिली शरण गुप्त ने महाभारत कालीन घटनाओं को बनाया है। जबकि शक्ति जो है वो क्या है? पौराणिक आख्यान पर आधारित है, जिसमें देवी दुर्गा के शौर्य का वर्णन किया गया है। तो ये महाभारत से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। रचना काल के आरोही क्रम में सुव्यवस्थित वर्ग है। अब इसमें क्या हमें बताना है कि जो रचना पहले हुई है वो पहले, फिर उसके बाद जो भी हुई है उसके बाद उसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ऑप्शन में देखो, इसमें देखो मैं ऐसे बता दे रही हूँ, इसमें आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले साकेत हुई थी इसमें। तो साकेत का जो प्रकाशन हुआ था वो 1931 के लगभग हुआ था। 1931 में साकेत हुई थी। उसके बाद यशोधरा, वो 1932 में यशोधरा, जिसमें कि गौतम बुद्ध जी की पत्नी के आधार पे एक उन्होंने खंड काव्य लिखा है यशोधरा जी के बारे में। और फिर है जय भारत, यानी कि इसमें फिर है इसमें यशोधरा के बाद फिर द्वापर। क्या है? द्वापर खंड काव्य लिखा गया है। ये 1936 में प्रकाशित हुआ था। और उसके बाद हुआ है जय भारत। जय भारत हुआ है सबसे लास्ट में 1952 ईस्वी में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले साकेत, फिर है यशोधरा, फिर द्वापर, फिर जय भारत, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? ये क्या है ये हमें बताना है। महाकाव्य है या प्रबंध काव्य है या खंड काव्य, इनमें से कोई नहीं। तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जो जयद्रथ वध है जिसका वर्णन किया गया है वो खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है। अच्छा, मैथिली शरण गुप्त द्वारा जो रचित जयद्रथ वध है वो 1910 में लिखा गया था। क्या है? 1910 में लिखा गया था। ये जो इनके फेमस है उनका कालक्रम भी लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे देखो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा अगर हमें लर्न नहीं होगा तो फिर। ठीक है, तो ये इनकी ईयर भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ग के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है। आप देखो इसमें भी वही चीज पूछ लिया। अगर हमें ईयर याद नहीं होगा तो हम ये क्या होगा, गलत कर देंगे, है ना। तो इसमें देखो, इसमें है जय भारत, साकेत, भारत भारती, यशोधरा। तो इसमें देख लेते हैं भारत भारती। तो भारत भारती कब हुआ था प्रकाशित? प्रकाशन वर्ष कौन सा था ये तो सबको लर्नी है, 2-3 बार क्वेश्चन हो चुका है। भारत भारती कब है? 1912 में। ठीक है,
अच्छा, और है साकेत। साकेत कितना है? 1931 में। तो सबसे पहले भारत भारती आ गया इसमें, भारत भारती, फिर है साकेत आ जाएगा, फिर यशोधरा। यशोधरा 1932 में आया, और जय भारत, जो कि जय भारत सबसे लास्ट बाद का, यानी कि 1952 का है। तो आप लोग मिलान कर लीजिए, इसमें हो जाएगा पहले भारत भारती, फिर साकेत, फिर यशोधरा, फिर जय भारत, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। इसमें है साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। तो इसमें से कौन सा सर्ग है जो सर्वाधिक मार्मिक है, ये हमें बताना है। तो षष्ठ है, या फिर सप्तम है, या अष्टम है, या नवम है। तो इसमें जो सर्वाधिक मार्मिक वाला सर्ग है वो है नवम। कौन सा है? नवम। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? तो जिसने साकेत पढ़ा हुआ है तो उसे पता होगा। अच्छा, ऑप्शन में देखो, राम और सीता की, लक्ष्मण और उर्मिला की, भरत और मांडवी की, या फिर लक्ष्मण और सीता की। तो साकेत जो है वो किससे संबंधित है? लक्ष्मण और उर्मिला से। किससे संबंधित है चरित्र इनका? लक्ष्मण और उर्मिला के बारे में इसमें बताया गया है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन में है राम कथा का चित्रण, देश प्रेम, रहस्य का वर्णन, उर्मिला को महत्व देना। तो साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य है उर्मिला को महत्व देना। क्या है? उर्मिला को महत्व देना। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के अपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है। तो किसमें किया है? भारत भारती में, या रंग में भंग, या द्वापर में, या फिर साकेत में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपेक्षित नारी पात्र को साकेत में उन्होंने प्रतिष्ठित किया है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं। तो द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है वो हमें बताना है। ऑप्शन में है श्रीधर पाठक, हरिओध, मैथिली शरण गुप्त, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं, तो वो कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं वो हमें बताना है कि ये जो पंक्तियां किसकी हैं। तो ऑप्शन में है श्याम नारायण पांडेय, मैथिली शरण गुप्त, माखन लाल चतुर्वेदी, या फिर दिनकर। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये जो पंक्तियां हैं वो लिखी हैं मैथिली शरण गुप्त जी ने। किसने लिखी हैं? मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी हैं। अच्छा, अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए कि ये जो पंक्तियां हैं, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। अगर ये पूछ लिया जाए इस क्वेश्चन में कि ये जो पंक्तियां वो कहाँ से ली गई हैं, कौन से ग्रंथ से ली गई हैं, तो उसमें क्या हमें सही करना होगा? ये जो पंक्तियां वो ली गई भारत भारती से। कहाँ से ली गई हैं? भारत भारती से। और भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। कब हुआ? तो 1912 ईस्वी में। तो ये भी आप लोगों को लर्न करके रखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन भी बनता है तो आप लोग वो सही कर सको। तो उपयुक्त काव्य पंक्तियां द्विवेदी युगीन प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त की हैं, और जो उनके काव्य ग्रंथ जो है कौन सा? भारत भारती से ली गई हैं, और भारत भारती का प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ था। इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आती है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप
आदि पर इसे शेयर अवश्य ही करें, जिससे कि अन्य स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।